बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि जो अडियाला जेल के अंदर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं हो रही थी, वो मुलाकात हो गई। यानी ऐसा लगता है कि इस हुकूमत को ये एस्टेब्लिशमेंट बार बार ये बावर करवाना चाहती है कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने कहा जी हम वाकई मुलाकात नहीं करवा सकते, यानी मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी ने जब ये दावा किया था अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत करते हुए 2 तारीख को कि आपकी हम इमरान खान साहब से मुलाकात करवा देंगे, तो शायद एस्टेब्लिशमेंट ने उसको माइंड किया और फिर इतना रगड़ा दिया इस मुलाकात के लिए अपोजिशन को और हुकूमत को कि दोनों को पता चल गया कि हुकूमत के पल्ले कख नहीं है। यानी ये बात अब अपोजिशन को भी पता चल गई है कि ये हुकूमत कुछ नहीं बेचती, इनके पल्ले कख नहीं है, ना ये मुज़ाकरात के नतीजे में कोई एक छोटी सी चीज मनवा सकते हैं, ना इनकी कोई सियासी हैसियत है, ना इक्तदार में इनका कोई हिस्सा है, तो इनकी औकात कोई नहीं है। ये बात अपोजिशन को पता चल गई है। दूसरा, इस अमल से यह भी हुकूमत को बता दिया गया कि जनाब आप टके टोकरी है, आपकी कोई औकात नहीं है। चाहे मरियम नवाज कहे कि मैं जेल के अंदर हीटर भी बंद कर सकती हूं और खाना भी बंद कर सकती हूं, लेकिन औकात इन लोगों की कुछ नहीं है। और जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट को समझ आई कि अब इमरान खान साहब की मुलाकात करवाना जरूरी है, जो दरवाजे नहीं खुल रहे थे पिछले पूरे हफ्ते में, ये मुलाकात हो सकती थी ना। यानी पूरा हफ्ता ये कोशिश की गई कि किसी तरह इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को बदला जाए, और अब उनके ऊपर जो है वो अलकादर यूनिवर्सिटी वाले केस की तलवार लटका कर, यानी सबने धमकियां लगाई कि 10 साल सजा हो जाएगी, कोई कहता है जी 14 साल सजा हो जाएगी। तो जो लोग इमरान खान साहब को मिले उन्होंने कहा इमरान खान ने इसकी परवाह ही नहीं की, इसके ऊपर बात ही नहीं की, और जब इसकी बात हुई उन्होंने कहा ठीक है, जैसे बाकी सजाएं दी हैं ये भी सजाएं दे लें, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। यानी जिस चीज को इमरान खान साहब के लिए बतौर खौफ इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब उसकी तवज्जो ही नहीं करते, उसको इग्नोर करते हैं कि ऐसी कोई चीज ही नहीं है और इसकी फिक्र ना करो, तुम अपनी बात करो जो बात करने के लिए आए हो। तो हुआ ये जनाब के रात को 2 बजे के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया गया और उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि जनाब इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात है, तो कल आपने बराए मेहरबानी आ जाइए, आपकी मुलाकात है इमरान खान साहब से। तो अब क्योंकि आपको पता है आजकल धुंधों वाले दिन है और रस्तों में धुंध भी होती है, उसकी वजह से हामिद खान साहब नहीं पहुंच सके। पूरी कोशिश की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो इस्लामाबाद में तो एंटर हो गए लेकिन मुलाकात तब तक खत्म हो चुकी थी, वो भी नहीं पहुंच पाए क्योंकि धुंध की वजह से आपको दूर से आना हो तो आप सड़कें उस तरह खुली हुई नहीं होती ना, आप वैसे वो ट्रेवल कर सकते हैं, तो गाड़ी भी आप तेज नहीं चला सकते, तो रिस्क तो रहता है। तो जो मुझे बताया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कि धुंध की वजह से हमारे 2 लोग उस मीटिंग के अंदर शामिल नहीं हुए कि जनाब हमने पूरा जोर लगाकर देख लिया, हम इमरान खान की 10 मिनट की मुलाकात नहीं करवा सके, और जिस वक्त हमारी बस हो गई तो ये मुलाकात जो है वो अब करवा दी गई है। तो इसमें हुकूमत बेचारी की बेबसी भी आपके सामने आ गई। अब मेरी कुछ सोर्सेज से बात हुई है, मुझे अंदर से कुछ खबरें हैं, कुछ मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा और कुछ बाद में। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन के खिलाफ शोकाज नोटिस आने वाला है और इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के ये ऑर्डर दे दिया कि शोकाज नोटिस जारी करो, और बड़ा सख्त ऑर्डर दिया इमरान खान साहब ने, और वहां कोई बंदा भी डिफेंड करने वाला नहीं था। अब ये क्योंकि एक आधा दिन बीच में है, तो इसमें अभी कुछ और लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जाकर इमरान खान साहब को मिलेंगे मंडे को। तो अगर इमरान खान साहब ने अपना फैसला ना बदला तो शोकाज नोटिस तो आएगा। तो उसके बाद मैं आपको सारी तफसीलात बताऊंगा। मुझे कुछ चीजें और भी पता चली है कि इस शोकाज नोटिस में जब बहस हुई तो क्या चीजें डिस्कस हुई और किसने क्या कहा और किसने क्या जवाब दिया, और इमरान खान साहब का इसके ऊपर फिर क्या कहना था और उनका मौक़िफ़ क्या है इस सारे मामले को, शोकाज नोटिस को लेकर। बहरहाल ये तो एक चीज है उनकी पार्टी की इंटरनल। अब इमरान खान साहब ने जो है वो ये कहा कि ये जो तीसरी मीटिंग होने जा रही है हुकूमत के साथ, इस मीटिंग में हुकूमत को तहरीरी तौर पे आप दे दें और जुडिशल कमीशन की डिमांड के ऊपर, यानी ये वो वाहिद चीज है जिसपे इमरान खान साहब आकर डट गए जी हमें नहीं निकालते, जेलों से ना निकालें, और जेलों के अंदर अगर कारकुनों को और टाइम गुजारना भी पड़ता है तो कोई नहीं, हम फेस कर लेंगे। लेकिन जो कत्लेआम हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का, चाहे वो 9 मई को हुआ हो, चाहे वो 26 नवंबर को हुआ हो, 9 मई के बाद तो मैं गायब हो गया था नाज़रीन, मुझे तो पता ही नहीं था कि बाहर क्या हुआ, किस तरह हुआ। मुझे तो 142 दिन एजेंसियों ने अपनी तहवील में रखा, तो इस बीच में मुझे आइडिया नहीं था कौन पकड़ा गया, कौन छूट गया, किस तरीके से मामला चले। तो ये तफसीलात जब मैंने देखी और जब मैंने डाटा देखा और उन लोगों तक एक्सेस की कि जो लोग उस दिन कत्ल हो गए थे, जिन लोगों को उस दिन शहीद किया गया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो भी अच्छा खासा नंबर था। और अब 26 नवंबर को जो कत्लेआम हुआ उसका तो मैं खुद विटनेस हूं, मैंने सारी चीजें खुद रिपोर्ट की हैं, देखी हैं।
सारा मीडिया देखा है, सोशल मीडिया देखा है, लोगों से राब्ते किए हैं, लोगों से मुलाकातें भी मेरी हुई हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। अब इमरान खान साहब इन दोनों के ऊपर जो जुडिशियल कमीशन है इस मामले से तो बिल्कुल पीछे हटने वाले नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है जी, मुज़ाकरात आगे बढ़ते रहेंगे। ये तकरीबन कोई 35 से 40 मिनट की मुलाकात हुई है जिसमें सारे लोग बैठे हुए थे। उससे पहले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की आधे घंटे की अलग मुलाकात हुई है। तो इमरान खान साहब ने जो 2-4 इंस्ट्रक्शन दिए, तो उन्होंने कहा जी कि इसके ऊपर उन्हें कहें जी कि अब आप तैयारी कर लें कि आपने जुडिशियल कमीशन बनाना है, और फाइनली उनको बता दें कि तीसरी मुलाकात के बाद उन्होंने जुडिशियल कमीशन अब बनाना है, और अगर वो ये नहीं बनाते या वो इस तरफ नहीं आते तो फिर मुज़ाकरात फारिग हैं। ये इमरान खान साहब ने क्लियरली कह दिया है। और इसके बाद जो है इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि जो बैरून मुल्क है उससे कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद ना रखे। यानी ये हमारा मकसद नहीं है कि हम किसी बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कोई चीज हासिल करने की कोशिश करें। हाँ, इंसानी हुकूक के हवाले से हम आलमी सतह पर आवाज उठाएंगे, पाकिस्तान के अंदर भी आवाज उठाएंगे। ह्यूमन राइट्स का मामला हो, इंसानी हुकूक का मामला हो, तो वो क्योंकि पूरी दुनिया का मसला होता है, तो इसके ऊपर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, हम खुलकर और जोरदार तरीके से आवाज उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो फैसले होंगे वो पाकिस्तानी ही करेंगे। अवाम ने अपना फैसला दे दिया था, मैंडेट की सूरत में वो तस्लीम करना पड़ेगा पाकिस्तान के निजाम को। नंबर 2, पाकिस्तानी अपना फैसला खुद मनवाएंगे और हम अपना फैसला मनवाएंगे। और इस हवाले से इमरान खान साहब ने पार्टी को अहकामात दिए हैं कि बड़े मोहतात बयानात दिए जाएं और किसी से कोई मदद की उम्मीद भी ना रखें और किसी पर भरोसा भी ना करें। अपने बाजुओं पर, अपनी पार्टी पे और पाकिस्तानियों पे भरोसा करें। ये इमरान खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली अपने लोगों को वहां पे कहा। और इस हवाले से वहां पे उन्हें मशवरा दिया गया इमरान खान साहब को, एक शख्स की जानिब से जो मुज़ाकराती कमेटी का मेंबर है। उन्होंने कहा जी क्यों ना हम इसमें जो है वो इन मामलात के ऊपर स्पेसिफाई कर दें कि ये बंदे बात करेंगे और सब इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो इस पे भी राय जो है इसको इमरान खान साहब ने सराहा और बाकी लोगों ने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर ये देख लेते हैं कि खास तौर पे जो खारजी मामलात हैं, जो बैरूनी दुनिया से कोई प्रेशर आ रहा है, उसमें हमने क्या स्ट्रेटेजी बनानी है। और वही बात मैं करता हूं कि इमरान खान जेल से बाहर आना चाहते हैं। कौन है जो जेल में रहना चाहता है? लेकिन इमरान खान अपने तरीके से आना चाहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है, बाकी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान जेल से बाहर निकले ताकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। लेकिन मामला यह है कि अगर इमरान खान साहब बाहर निकलते हैं एस्टेब्लिशमेंट के तरीके से, तो तभी वो राजी है इस मामले पे। वो चाह रहे हैं जैसे बाकी सारे सर नीचे करके बाहर आ जाते हैं वैसे ही बाहर आ जाए, सर झुका के बाहर आ जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं जी भट्टा वाला फाटक खोलो, मैंने सर नीचे नहीं करना। मैं जेल के अंदर जिस इज्जत के साथ गया हूं मैं उसी इज्जत के साथ बाहर आऊंगा। और इमरान खान साहब का कद वैसे भी बहुत बढ़ गया जेल के अंदर रहने की वजह से, तो अब तो उस छोटे दरवाजे से वो गुजर भी नहीं सकते जो एस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने मिलकर बनाया है। अब इमरान खान के लिए बड़ा गेट या तो खोलना पड़ेगा या कोई और हल निकालना पड़ेगा। यानी उन्होंने एक और कॉलम लिखा फिर तकिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे और इमरान खान पे कि जनाब डील क्यों नहीं करते, माफी क्यों नहीं मांगते, इनको ट्रैक पे आना पड़ेगा, जब तक ये ट्रैक पे नहीं आएंगे तब तक ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। ये क्या कॉलम है भाई? अंसार अब्बासी साहब हों, सुहेल वड़ाइच साहब हों, सीनियर सहाफ़ी हैं, बहुत पुराने काम करने वाले हैं, लेकिन ना करें यार। आपकी वजह से पूरी सहाफ़ती बरादरी बदनाम हो जाती है। आप लोगों की वजह से लोग कहते हैं कि सहाफ़ी हक के साथ खड़ा नहीं हो सकता। आप देखें ना यहां सहाफ़ियों ने कितनी मार खाई है, लेकिन उन्होंने झूठ बोलना शुरू नहीं किया, वो फिर भी अपना काम कर रहे हैं। कितने सहाफ़ी गिरफ्तार हुए, क्या हुआ सिद्दीक जान के साथ, समी इब्राहिम साहब के साथ, और ये मकबूल जान साहब के साथ, क्या हुआ मुतीउल्लाह जान के साथ, असदपुर को भी गिरफ्तार किया गया। और बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनको बार बार गिरफ्तार किया गया। शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया। हमारे लाहौर के अंदर कई सहाफ़ी हैं, ज़हीम लगारी साहब हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर आप देखें जो शाकिर रहमान साहब के साथ हुआ, बेशुमार लोग हैं, वो सारे अपना काम करते हैं। नई नस्ल इज्जत बनाने की कोशिश कर रही है। आप लोग लुटिया डबो रहे हैं पाकिस्तान की। अरशद शरीफ भी सहाफ़ी था, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? यानी एक कॉलम लिख दें कम से कम आप, जिसमें आप ये कहें कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ ट्रैक पे आ जाए। किसी जगह पे ये लिख दें पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ट्रैक पे आ जाएं। किसी जगह पे लिख जाए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत के अंदर किरदार अदा करना बंद कर दे। ये आप लिखते नहीं है। ये आप लिखते हैं नवाज शरीफ जब मुश्किल में होता है तब लिखते हैं। तो ये हरकतें आप ना करें मेहरबानी करके कि पीटीआई ट्रैक पे आ जाए। भाई वो ट्रैक के ऊपर ही है ना, यही तो जमहूरियत का ट्रैक है कि जनाब हमने पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ लेकर आना है, मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, और हम गलत चीज को गलत कहेंगे और नहीं मानेंगे। यही आज़ादी इज़हार राय है। लेकिन इनका ट्रैक पता कौन सा है? जहां पे सारे सर नीचे करके गुलामों की तरह चलते हैं जैसे ये खुद चल रहे हैं।
नाजरीन, एक और कार्रवाई डल गई पाकिस्तान में, ये तो होना ही था। ये जो फायरवॉल लेकर आए थे ना मुबैना तौर पे 40 अरब रुपए की, ये 40 अरब रुपए खाला जी का वाड़ा नहीं है। 10 अरब डॉलर के अंदर पूरी एयरलाइन बेची है आपने। दुनिया की बड़ी एयरलाइन पीआईए 10 अरब में बेची है, 38 तैयारों समेत। दर्जनों उनके बैनुल-अक़वामी और मुल्क के अंदर रूट्स हैं उनके समेत, उसकी एक गुडविल है उसके समेत, बेशुमार ट्रेंड स्टाफ है उसके समेत। और भाई 10 अरब का तो उनका सिर्फ वो मलबा पड़ा हुआ है जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनके पास, और बहुत सारी बिल्डिंगें इमारतें इनके समेत पीआईए बेची है इन्होंने। अब जब ये इन्होंने पीआईए बेची 10 अरब में, तो 40 अरब की इन्होंने फायरवॉल लगाई थी चाइना से लेकर। वो पाकिस्तान के सिस्टम में इंटीग्रेट ही नहीं की। और ये पहले दिन से जो टेक्निकल लोग थे वो बता रहे थे कि ये आप हरकत ना कीजिएगा, लेकिन क्योंकि कमीशन अच्छा मिलता है ना जिन सौदों में, वो सौदे हो जाते हैं। अब ये किया किसने? ये देखें, जर्नैलों की कार्रवाई। एक रिटायर्ड जर्नैल है जो पीटीए के हेड लगाए गए हैं, एक दो सर्विंग जर्नैल है जिन्होंने कंट्रोल करना है पाकिस्तान में बयानिए को, तो उनकी वजह से ये फायरवॉल आई थी। ये अरबों रुपया कौम का ये भी डूब गया। 40 अरब तो मुबैना तौर पे सीधा सीधा फायरवॉल में लगाया गया। अब कमीशन कितना है, सवाल कौन करेगा, कौन पूछेगा? नैब में केस बनेगा, कोई पूछेगा कि जनाब आपने फायरवॉल लगाई, 1.5 साल के बाद आपकी फारिग हो गई, 1.5 साल आपने फायरवॉल लगाई, आपके सिस्टम के साथ इंटीग्रेट नहीं की, वो अरबों रुपए कौन वापस करेगा कौम को? ये सवाल कोई पूछेगा? कौन पूछेगा और कौन जवाब देगा? इंतहाई बेशर्मी है। और ये फायरवॉल लगाने की वजह से हुआ एक और काम, वो ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जो फ्रीलांसर्स काम कर रहे थे और अरबों रुपए का काम कर रहे थे, उनका नुकसान हो गया और वो अपना काम उठाकर अपने दफातर पाकिस्तान से बाहर ले गए। अब वो जाके पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं, वहां काम कर रहे हैं, पैसा वहां पे आ रहा है। तो पाकिस्तान के अंदर जो पैसा आता था वो पैसा आना भी बंद हो गया, और जो फायरवॉल लगा के इन्होंने चीजें हासिल करनी थी वो भी नहीं कर पाए। हाँ, इनके पास इसका एक मुतबादल सिस्टम है, वो पहले से है, उसको इन्होंने एडवांस किया। उसके जरिए से ये रीच को रोकते हैं मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स की, मुख्तलिफ वेबसाइट्स की, और पीटीए के जरिए से ब्लॉकिंग भी करते हैं। तो ये चीज़ें ये करते रहते हैं। लेकिन जो ये लेकर आए थे एक बहुत बड़ा ख्वाब देख करके हम बिल्कुल हर चीज़ को छन्नी कर देंगे, वो ये नहीं कर पाए, और फायरवॉल का प्रोजेक्ट पाकिस्तान के अरबों रुपए डबो कर फारिग हो गया। फ्रीलांसर्स पाकिस्तान से निकल गए, और ये इन्होंने आईटी का पाकिस्तान में बहुत बड़ा नुकसान भी कर दिया और पाकिस्तानियों का पैसा भी डबो दिया। पाकिस्तान को कौन कौन सी बड़ी कंपनियां छोड़ गई हैं, ये मैं आपको एक डाटा मेरे पास है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नाजरीन, 2022 में पाकिस्तान से कंपनियों के निकलने का सिलसिला शुरू होता है, और जो बड़ी कंपनियां पाकिस्तान को छोड़ गई हैं उसमें एक सुनाफी है, एक शेल पाकिस्तान है, एक बायर है, एक टेलीनॉर है, एक टोटल एनर्जीज है, एक एली लिली है। ये फार्मा कंपनी है, बहुत बड़ी थी। और इसके बाद वेट्रिक्स है, फिर लोटे है, फिर उसके बाद एक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी, वो पाकिस्तान को छोड़ गई 2025 में। फाइजर फार्मा है, 2024 में पाकिस्तान को छोड़ गई। क्रीम जो है, ऊबर जो है, ये दोनों पाकिस्तान को 2025 और 2024 में छोड़ गई। फिर गुल अहमद टेक्सटाइल है, 2024 के अंदर ये बंद हो गई। इसके बाद प्रॉक्टर एंड गैमल है, ये 2025 में बंद हो गई। और जिलेट, ये 2025 में बंद हो गई। और यामाहा, ये 2025 में, यामाहा मोटर्स, ये भी 2025 में गई। और अब मित्सुबिशी कंपनी जो मोटर्स है, वो पाकिस्तान में ये भी बंद हो गई। ये जनाब पाकिस्तान की मईशत के साथ इन्होंने किया। और इस वक्त पाकिस्तान का सिर्फ गर्दिशी कर्जा, ये हुकूमत की कारकर्दगी आपको बता रहा हूं। गैस की कीमतें इन्होंने कई गुना बढ़ा दी, बिजली की कीमतें इन्होंने कई गुना बढ़ा दी। कीमतें बढ़ाने के बावजूद आज जो गैस के ऊपर सिर्फ गर्दिशी कर्जा है ना, जो पैसा पाकिस्तानियों ने देना है, वो 3,283 अरब रुपया है। 3,283 अरब रुपया, ये जनाब आपने सिर्फ पैसा देना है गैस के ऊपर, ये आपके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ है। और इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी लगभग कोई 2,000 से 2,500 अरब के बीच में ये वेरी करता रहता है। तो लगभग 5,500 अरब आपने सिर्फ देना है क्या? गर्दिशी कर्जा, गैस का और बिजली का। ये पाकिस्तान के साथ मौजूदा पाकिस्तानी हुक्मरानों ने किया। हालांकि जब ये गैस और बिजली की कीमतें बढ़ा रहे थे तो इनका दावा था कि अब हमें जो है वो गर्दिशी कर्जे से जान छुड़ानी पड़ेगी। वो कैपेसिटी पेमेंट ही आप बहुत ज़्यादा देते हैं, यानी अगर आपने 3,000 अरब पे किया ना कंपनियों को, तो उनमें आपको 1,000 अरब की बिजली मिली है और 2,000 अरब आपने उनको वैसे ही दे दिया। कैपेसिटी पेमेंट, ये जो घटिया किस्म के मुआहदे किए थे ना नवाज शरीफ साहब ने, जरदारी साहब ने,
یہ وہ گھٹیا قسم کے معاہدوں کی ہم قیمت چکا رہے ہیں کہ 3,000 ارب کا ہم نے بل دیا, 2,000 ارب جو ہے وہ ہم نے بلا وجہ دے دیا, اور 1,000 ارب کی ہمیں بجلی ملی. ہم جب 1 یونٹ خریدتے ہیں تو 3 یونٹ کے پیسے دیتے ہیں, سادی بات یہ ہے. اور یہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے جو آپ کو دینی پڑے گی لمبے عرصے تک. نواز شریف, زرداری, مشرف اور ان لوگوں کی وجہ سے انہوں نے کیا سارا کچھ, انہوں نے کیا, اور یہی ذمہ دار ہے اس کے لیے. اور یہ سارے ایک دوسرے کو کہتے بھی ہیں لیکن آج کل کٹھے بیٹھے ہوئے تو بات نہیں کرتے. ناظرین, بورڈ آف پیس میں جو ممالک شامل ہیں نا وہ بڑے کمزور سے ملک ہیں. کوئی بڑی طاقت اس کے اندر شامل نہیں ہوئی. نہ رشیا گیا, نہ چائنا گیا, نہ جرمنی گیا, نہ فرانس گیا, نہ برطانیہ گیا, آسٹریلیا بھی نہیں گیا, انڈیا بھی نہیں گیا, تو دنیا کے جاپان بھی نہیں گیا. دنیا کے جو بڑے اور طاقتور ممالک ہیں وہ بورڈ آف پیس کا حصہ نہیں بنے. تو اس کی عالمی سطح پہ کوئی وقت ایسی ہے نہیں. 2 ریاستی حل, یہ پاکستان کے اندر آگے تو پاکستانی یہ بات کرتے ہیں کہ 2 ریاستی حل ہمیں چاہیے. یعنی میں حیران ہو رہا تھا, پاکستان کا جو سرکاری موقف ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یا نیتن یاہو کی شمولیت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے بورڈ آف پیس میں. ان کو تو مطالبہ رکھنا چاہیے تھا کہ جنگی مجرم اس کو شامل نہ کریں, لیکن وہ کہتے ہیں اسرائیل یا نیتن یاہو کے شامل ہونے سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے, جبکہ ساتھ میں وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ جناب فلسطین کو شامل کر دیں. یعنی فلسطین کا فیصلہ فلسطینیوں نے کرنا ہے نا, تو ان کو شامل کریں آپ, لیکن ان کی شمولیت کے لیے بھی مطالبہ نہیں کیا جاتا. دیکھیں, یہ جو بورڈ آف پیس ہے یہ ایکچولی اس کے مالکان امریکہ اور اسرائیل ہیں, اور انہوں نے علامتی طور پہ بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ فلسطینی ریاست بنے گی یا فلسطینیوں کو کوئی حق وغیرہ ملے گا. تو یہ ساری کہانی ہے جو پاکستانیوں کو سنائی جا رہی ہے, اور یہ صرف ڈونلڈ ٹرمپ سے تعلقات بڑھانے کا ایک بہانہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, یا تعلقات امریکہ کے ساتھ رکھنے کا ایک بہانہ ہے. کمزور مسلمان ملک ہے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی بنا لیتے ہیں تعلق. اب یہاں پہ شہباز شریف کی ایک ویڈیو آ رہی ہے, پچھلی صفوں سے کھڑے ہو کر انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو جیسے سلوٹ کیا شہباز شریف نے. کیا ایک وزیر اعظم کو یہ زیب دیتا ہے؟ ہم ایک ایٹمی قوت ہیں, اور کوئی بھی ملک جو ایٹمی قوت ہو وہ اس طرح کی گھٹیا حرکت نہیں کرتا. سربراہ تو بہت دور کی بات ہے, اس کا کوئی نمائندہ بھی ایسی حرکت نہیں کرتا. ڈونلڈ ٹرمپ کو دور سے دیکھ کر پیچھے سے سلوٹ مارتے ہیں, پاگ لگے رہن, یہ کیا طریقہ ہے؟ عمران خان نے شہباز شریف کا نام اردلی رکھا, اور شہباز شریف نے ہر روز ثابت کیا کہ وہ اس نام کے مستحق ہے. جس طرح انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو سلوٹ مارا, میں حیران ہو گیا دیکھ کر کہ یار کوئی عزت دار آدمی یہ کر سکتا ہے. بھئی آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں, بے شک آپ جعلی وزیر اعظم ہیں, آپ کو عاصم منیر صاحب نے زبردستی وزیر اعظم بنا دیا, لیکن آپ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ 25 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جن کے پاس ایٹم بم ہے, اور آپ اٹھا کے سلوٹ مار رہے ہیں. آپ کو زیب دیتا ہے یہ حرکت؟ بھئی تعلقات ایسے ہوتے ہیں, آپ تو مراسی بنے ہوئے ہیں ٹرمپ کے. ناظرین, ایک اور دعویٰ سامنے آ رہا ہے. مختلف ذرائع اور صحافی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ پاکستانی جو حکمران ہے اس وقت یا اسٹیبلشمنٹ ہے, انہوں نے جو فائدے یا معاہدے امریکہ کے ساتھ یا امریکیوں کے ساتھ کیے ہیں نا, ان میں ڈونلڈ ٹرمپ کے فرینڈز اینڈ فیملیز کمپنیز جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریبی لوگ ہیں, مثال کے طور پہ کرپٹو کا معاملہ ہو, منرلز کا معاملہ ہو, روزویلٹ ہوٹل کا معاملہ ہو, یا ریکوڈک کا معاملہ ہو, یہ سارا کچھ جا کر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی لوگوں کے ساتھ جڑتا ہے. یعنی معاہدے اور ایم او یوز ان کے ساتھ ہوتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش رکھنے کے لیے کیا ان کے آس پاس کے تمام لوگوں کو پاکستانی حکومت اپنے سرکاری وسائل سے نواز رہی ہے؟ تو ان خبروں کے مطابق تو اس کا جواب ہے کہ ہاں ایسا ہی ہے. اور آخری خبر ناظرین, یہ حمزہ خان جو کینیڈین شہری ہیں, یہ بڑے ہونہار طالب علم ہیں, وہ ریسرچ کر رہے تھے, پی ایچ ڈی تھیسس کے اوپر اپنا کام کر رہے تھے انسانی حقوق اور سیاسی اسلام پر. وہ لبرلز کا نقطہ نظر جاننا چاہتے تھے, اور پاکستان میں وہ یہ کام کرنے کے لیے آئے تھے. اب جناب انہیں اغوا کر لیا گیا, کیونکہ وہ ملاقاتیں کر رہے تھے ایسے لوگوں سے جن کا پوائنٹ آف ویو حکومت کو پسند نہیں ہے, یا ایسے لوگوں سے جن کے ساتھ ریاست نے جبر کیا, ظلم کیا, غیر انسانی سلوک کیا. وہ ان کے انٹرویوز لے کر اپنا تھیسس کر رہے تھے. تو بھئی وہ تو اپنا پڑھائی لکھائی کا کام کرنے کے لیے آیا, بندہ آپ نے اٹھا کے اغوا کر دیا. اب حمزہ کو اغوا کر لیا ہے, فیملی کو تھریٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے اوپر الزام آ رہا ہے. تو ساری دنیا کو اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے, ہر پاکستانی کو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. اگر کسی کا کوئی جرم ہے تو اسے کٹہرے میں لائیں نا, یہ کیا طریقہ ہے؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل